नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं मांडव ललित निबंध पर, जो कि पंडित राम नारायण उपाध्याय जी द्वारा लिखा गया है। मांडव मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो कि ऊंची विंध्य की पहाड़ी पर स्थित है। यह मांडव एक संस्मरणात्मक निबंध है, जो कि उन्होंने इतना सुंदर ढंग से लिखा है कि हमारे मस्तिष्क में एक चित्रात्मक रूप से उस जगह का जब वो वर्णन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम वहीं पहुंच गए। हमारी आंखों के सामने वो सारी तस्वीरें घूम रही हैं। बहुत ही जीवंत तरीके से उन्होंने इस निबंध को लिखा। तो इस निबंध को मैं आप लोगों को भी सुनाना चाहती हूँ, तो आप सुनिए। बहुत ही सुंदर है। समुद्र की सतह से 2079 फुट ऊंची विंध्य की पहाड़ी आपका स्वागत कर रही है। इसके दर्शन करते समय भूल जाइए कुछ क्षण के लिए 20वीं शताब्दी को। हम लोग आज से 5 शताब्दी पूर्व के उस स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम ऐक्य का प्रतीक रहा है। यह मांडवगढ़ है। मांडव कि जहाँ के खंडहरों में, शाही प्रासादों में, मस्जिदों और मंदिरों में, दरों दीवारों में नहीं, उसके जर्रे जर्रे में शालीनता, स्वाधीनता, ऐश्वर्य और सांप्रदायिक तथा सांस्कृतिक ऐक्य का संदेश गूंज रहा है। 500 वर्ष के लंबे समय को लांघने के बावजूद जहां के भग्नावशेष आज हंसते से खड़े हैं, शांत, अडिग। आज भी जिनमें प्रवेश करते समय भ्रम होता है कि कहीं से बाअदब, बामुलाहिजा होशियार की आवाज के साथ चलने वाले कोई विश्व विजयी सम्राट न निकल पड़े। वहां की कब्रों में सोए किसी बादशाह की नींद में खलल न पड़ जाए, अथवा किसी भी धर्म, संप्रदाय या गद्दी के ऊपर उठकर बोलने एवं प्रेम की महत्ता सिद्ध करने वाली महारानी रूपमती की आभा झरोखों से झांक न उठे, या प्रेम और प्रणय के प्रतीक तख्तो ताज की अमर कहानी लिए नूरजहां कहीं दिखाई न दी जाए। यह मांडवगढ़ है, शाही महलों का खंड है। सैकड़ों नहीं, हजारों वर्ष बीत जाएं और उन वर्षों पर से भी कई दिन युग बनकर निकल जाएं, लेकिन जब तक ये खंडहर हैं तब तक इनके निर्माताओं की महान महत्वाकांक्षाएं यहाँ व्यक्त रहेंगी और उनके प्रभाव से कोई भी पथिक अपने आप को मुक्त नहीं रख सकेगा। जरा संभल कर आइएगा इस ओर। यह किला काफी टूट फूट चुका है। कल्पना कीजिए उस समय की जब यह अपने वास्तविक स्वरूप में रहा होगा। विंध्य की गोद में अनेक सुंदर तालाबों और वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच करीब 3.5 मील लंबी और 4.5 मील चौड़ी एक समतल पहाड़ी पर यह दुर्ग निर्मित है और अपने एक ओर कांकड़ा खो और अंडा खो नामक भयानक गहरी खाइयों और 40 मील के घेरे वाली ऊंची दीवार से रक्षित है, जिसके बाहर प्रवेश द्वारों में से उत्तर के एक गाड़ी आने के मार्ग को छोड़कर शेष सब मार्ग इतने ढालू हैं कि जहां से एक बा एक दुश्मनों की सेना का प्रवेश असंभव था। सौंदर्य की दृष्टि से वर्षा के दिनों छोटे मोटे झरनों और जलप्रपातों से युक्त हरे वृक्षों, लता कुंजों के बीच रंग बिरंगे फूलों की विचित्र आभा और मीठी भीनी खुशबू तथा मयूरों का नृत्य, हिरणों की उछल कूद, पक्षियों की सुमधुर कलरव एक अजीब सा समा बांध देते हैं। इसी प्राकृतिक सौंदर्य से मुग्ध होकर मुगल सम्राट जहांगीर यहाँ कुछ समय रहे थे। इठलाती, बल खाती, चक्करदार सड़क से किले के प्रथम प्रवेश मार्ग आलमगीर दरवाजे और उसके बाद क्रमशः कंपनी दरवाजे और गाड़ी दरवाजे को पार करने के पश्चात मांडव बस्ती में प्रवेश करते ही वह जो बाएं हाथ की ओर पहली इमारत दिख रही है, वह और कुछ नहीं, जन जन के मन प्राण श्री राम का मंदिर है। वहीं पास ही एक दूसरे की ओर मुखातिब मौन संकेतों से बात करते से अशरफी महल और जामा मस्जिद खड़े हैं। यह अशरफी महल है जिसका निर्माता महमूद खिलजी आज भी यहाँ शांति की नींद सोया है। यह वह सुल्तान है जिसे इमारतों का अद्भुत शौक था और जिसने मांडव की सबसे बड़ी अधूरी जामा मस्जिद को पूरा करवाया था और उसके बाद
इसी अशरफी महल को, इसके अंग अंग को अपनी निगाह के सामने बनवाया था। यह सुल्तान अपनी वीरता और धार्मिकता के कारण प्रसिद्ध हो गया है। याद कीजिए उस समय की भी, जब इसी के पुत्र गयासुद्दीन की उसके बेटे नासिरुद्दीन ने तख्त के लिए जहर देकर हत्या कर दी थी। वे भी यहीं दफनाए गए। उसके पूरे 107 वर्ष बाद जब जहांगीर नूरजहां के साथ मांडव देखने आया तो उसे इसी महल में नासिरुद्दीन की कब्र देखकर पितृ हत्या जैसे निंद्य कर्म के प्रति बेहद नफरत हुई। इतनी नफरत हुई, इतना क्रोध आया कि उसकी आत्मा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने उसी समय उस कब्र को खुदवाकर नर्मदा में फिकवा दिया। इस तरह एक वंश के दोनों व्यक्तियों में से एक को अपने दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप ठुकराकर और दूसरे के सत्कर्मों को शिरोधार्य करते हुए यह महल आज भी खड़ा है, अपनी उसी शान से, उसी आन से। और यह है मांडव की इमारतों में सबसे बड़ी पवित्र मानी जाने वाली जामा मस्जिद। जमीन से करीब 1 मंजिल की ऊंचाई पर बेगमों और सुल्तानों के लिए शाही ढंग से प्रवेश मार्गों से युक्त यह इमारत पठानी शिल्पकला में श्रेष्ठ मानी जाती है। यह अपने हर चश्मे और कमानी में एक एक गुंबज लिए हुए हैं, मानो इबादत के लिए सबका स्वागत करते हुए एक सुदृढ़ आस्था और विश्वास पर सदियों के कष्टों को झेलते हुए भी वह किसी शुभ दिन की प्रतीक्षा में खड़ी है। कुछ ही दूर आगे वह जो सफेद संगमरमर की इमारत दिख रही है, वही है होशंग शाह का मकबरा, जिसे चरवा मस्जिद भी कहते हैं। एक बार इसी होशंग शाह गोरी ने मांडव को अपनी राजधानी बनवाकर इस किले की मरम्मत करवाई थी। अपनी मृत्यु के पूर्व उसने विशाल जामा मस्जिद बनवाना आरंभ किया था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात पूरी हुई। इन्होंने अपने शासनकाल में मांडव के पुनः निर्माण के लिए कोई बात उठा न रखी थी। मृत्यु के बाद यह वहीं दफनाया गया। सुनते हैं उसकी कब्र के आसपास गुंबज से लगातार पानी टपकने की व्यवस्था की गई थी, जो अब बंद हो गई है। यदि आप कलाकार हैं तो एक क्षण और ठहरिए। पूंजी के बल पर बड़े बड़े निर्माण कार्यों को अपने नाम से प्रसिद्ध करा जाने वालों के नाम तो हमने अनेक बार इतिहास में पढ़े हैं और सुने भी हैं, लेकिन उनकी नींव में अपने रक्त की अंतिम बूंद चढ़ा जाने वाले कलाकारों को शायद ही कभी किसी ने याद करने का प्रयत्न किया हो। यहाँ मकबरे के दरवाजे पर उस महान कलाकार हमीद के हस्ताक्षर हैं, जो शाहजहां द्वारा निर्मित जगत प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माता था। मांडव किले की देशव्यापी प्रसिद्धि सुनकर वह भी अपने साथियों सहित यहाँ आया था और इन हस्ताक्षरों के रूप में अपनी याद छोड़ गया है। लेकिन याद रखिए, शरीर में प्राणों की तरह यह वह शक्ति है जो खंडहर प्रायः इमारतों को सजीव बनाए हुए हैं। किसी दिन इसी के जैसे अज्ञात कलाकारों द्वारा इन सब में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। पास ही के अहाते में खंभों से निर्मित एक धर्मशाला है। धर्मशाला क्या है, इसे मांडव का संग्रहालय समझिए। इसमें बड़े यत्न से वहां पाई गई मूर्तियां, शिलालेख, पत्थर की कारीगरी के कई सुंदर नमूने आदि सब कुछ संजोकर रखे गए हैं। कहा जा सकता है कि उसे देखे बिना सारा मांडव दर्शन अधूरा है। यहाँ से आगे बढ़ने पर भोज और मुंज तालाब के बीच विशाल जहाज महल निर्मित है। इसमें ऊंची मंजिलों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था अपने ढंग की अनूठी थी। अब तो वह सब बंद हो चुकी है, लेकिन तब की नालियां, फव्वारे और हौज आज भी देखने की वस्तुएं हैं। इस महल की प्रत्येक वस्तु की बनावट में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की एक भी वस्तु या स्थान ऐसा नहीं है जो कलात्मक और सुंदर ना हो। यदि कहीं पानी की नालियां भी बनी है तो उनके बीच बीच में इस तरह सुंदर फूल बने हुए हैं, जिनसे बहते समय पानी भी कई तरह के फूलों का आकार लेकर बहे। जहां कहीं भी पानी ऊपर से नीचे गिरता होगा, वहां इस तरह नक्काशीदार फर्शियां लगाई गई हैं, जिनसे वह सूर्य की किरणें पड़ने पर झिलमिलाता दिखाई दे। यह महल गयासुद्दीन नामक उस नमाज प्रिय सुल्तान द्वारा बनवाया गया है, जिसने अपने नौकरों को यह हुक्म दे रखा था कि यदि मैं नमाज के वक्त सोता हूं
तो गुलाब जल छिड़क कर उठा दें, और फिर भी ना उठूं तो बिस्तर खींचकर उठा दिया जाऊं। यही वह महल है जिसका जहांगीर ने जीर्णोद्धार कराया था, और नूरजहां जिसमें कुछ समय तक रही थी। कल्पना कीजिए उस महल की जिसमें चारों तरफ पानी है, जिसकी छत पर आप बैठे हैं तो सच जहाज से भी कहीं अधिक सुख मिलता है वहां। आज तो यहां हम घंटों बैठ सकते हैं, किंतु ख्याल रखिए उस समय का जब वह किसी मुगल सम्राट का निवास स्थान रहा होगा। इसके पास ही अपनी बनावट के ढंग से हिंडोला की तरह झूलता हुआ दिखाई देने वाला हिंडोला महल है। इसकी ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए हाथी सहित चले जाने योग्य चढ़ाव बना हुआ है। इन महलों के सामने ही कुछ बड़े बड़े तलघर हैं। ऐसे देखने से सामने का मैदान समतल प्रतीत होता है, लेकिन उनमें ये जो कहीं कहीं नीचे की ओर सीढ़ियां चली गई हैं, यदि उनमें बैठा जाए, उनके अंदर बैठा जाए तो हम पाएंगे, पर यह कल्पना नहीं की जा सकती कि इस जमीन की तरफ से एक मंजिल नीचे विचर रहे हैं। ना जाने इस तरह के कितने तलघर इस जमीन में के अंदर बिला गए होंगे। जहाज महल से सटे तलघर में एक बड़ा सा जल कुंड है। सहसा कोई विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ कुछ ही सीढ़ियां उतरने पर एक बड़ा सा ठंडे स्वच्छ जल का कुंड मौजूद होगा। यहाँ के पश्चिम में मांडव की प्रसिद्ध चंपा बावड़ी है। बावड़ी क्या है? मानो एक तिमंजले को पूरा का पूरा जमीन के अंदर उतार लिया गया है। काफी गहराई पर पानी है। उसके आसपास चारों तरफ कमानीदार 3 मंजिल ऊंची इमारत बनी हुई है। ऊपर का पूरा हिस्सा हवा प्रकाश के लिए खुला है। यह अपने ढंग का दर्शनीय स्थान है। पास ही एक स्नान गृह है जिसमें गर्म और ठंडे पानी का प्रबंध है। यहाँ आने पर कुछ ऐसा लगता है मानो अभी अभी कोई नहाकर गया हो। यह गयासुद्दीन द्वारा निर्मित स्त्री नगर है। इसमें कई हजार युवा सुंदरियां रहती थीं। उनकी रक्षा के लिए तीर तरकश और तमंचे लिए बहुतेरी स्त्रियां तैनात हैं। साथ ही मर्दानी पोशाक में स्त्रियों का एक दल अलग ही चक्कर लगा रहा है। खबरदार कहीं तनिक भी उधर कदम बढ़ाया तो याद रखिए कि वहां का न्यायालय भी उन्हीं के सुपुर्द है और व्यवस्था भी। यहाँ का व्यापार भी उन्हीं के हाथों में है और कला कौशल भी। कुछ स्त्रियां नक्काशी काटने में निमग्न है और कुछ चरखे से सूत निकाल रही हैं। स्त्रियों का एक दल उधर कपड़े बनाने में संलग्न है और दूसरा उधर गहने तैयार कर रहा है। कुछ महिलाएं सुनारी और लोहारी में भी दिलचस्पी ले रही हैं और कुछ इनसे भिन्न इन सबके मनोरंजनार्थ नृत्य, गान, वाद्य, संगीत आदि में इस तरह डूबी हैं मानो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए बिना न रहेंगी। उस शान की कुर्सी पर शासक ही बैठा करते हैं। वह इस महल की अध्यक्षा महारानी की बैठक है। इन ऊंची दीवारों से रक्षित किले में महाराज को छोड़ पुरुष मात्र का प्रवेश निषिद्ध है। लेकिन आप चौंकिए नहीं, अब तो यह खंडहर मात्र है और कोई भी इसमें आ जा सकता है। सिर्फ इतना ही ख्याल रखिए कि किसी भव्य प्रासाद के 2 मंजिले कमरे में घिर जाने पर कहीं वहां की कोई रक्षिका आपको अपना बंदी न बना ले, वरना अन्य पुरुषों की परछाई से भी अछूते इस स्त्री नगर में प्रवेश करने के आरोप के खिलाफ आप क्या जवाब देंगे? यहाँ की मधुर स्मृतियों में कहीं आप उलझ न जाइएगा। यह मांडव देखने आए हैं, हम मांडव देखने आए हैं, सहज यात्री हैं, हमें वापस भी लौटना है। यहाँ की शीतल सुगंधित पवन की मंद मंद थपकियों में तो आज भी वह असर है कि यदि आप एक बार वहां बैठ जाए तो फिर कभी उठने का नाम ना ले। आज भी यहाँ के किसी कमरे में पहुंचने पर कुछ ऐसा लगता है मानो आपके आने की आवाज सुनकर अभी अभी एक ही क्षण पूर्व तरुणियों का एक दल पास के कमरे में गायब हो गया है। इनके हड़बड़ाकर उठने, अस्त व्यस्त कपड़े संभालने और एक बा एक उठकर चल देने का आभास यहाँ का जर्रा जर्रा दे रहा है। केशों के गुथे हुए फूलों और वस्त्रों में ओत-प्रोत इत्र की भीनी खुशबू अभी भी इस कमरे में व्याप्त है। यहाँ अंग अंग से उनका सामीप्य टपक रहा है। यहाँ आप हरगिज देर तक न ठहरिए, अन्यथा परिणाम नियति के हाथों में होगा। आइए, उठिए, चल दीजिए आगे की ओर। हम काफी दूर निकल आए, अब हमें लौटना है। लौटने के पूर्व एक नजर उस जल महल पर भी डाल दीजिए।
इसमें एक रोज बेगम मुमताज महल की रोशन आरा का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी में सारा मांडव खुशी से जगमगा उठा था। लेकिन आज तो यहाँ प्रकाश की क्षीण रेखा भी दृष्टिगोचर नहीं हो रही। हाँ, आशा की एक अमिट झलक हम अवश्य महसूस करते हैं। वह है मांडव के प्रसिद्ध व्यापारी गदा शाह की दुकान, निमाड़ के उस श्वेतांबरी ओसवाल महाजन की दुकान का खंडहर, जिसकी अटूट संपत्ति के किस्से आज भी वहां गूंजते रहते हैं। आधुनिक नियमानुसार अपने बाएं हाथ से मांडव देखना शुरू करके अब हम पुनः उस स्थान पर आ गए हैं जहां से हमने चलना शुरू किया था। यह वही श्री राम मंदिर का शिखर है और अब इसके सामने की सड़क से कुछ दूर आगे बढ़कर दाहिने हाथ की सड़क से हमें नीलकंठ चलना है। जी हाँ, एक बार दक्षिण जीतकर लौटते समय मुगल सम्राट अकबर यहीं ठहरे थे और यहाँ ठहरकर उन्होंने देखा खिलजी सुल्तानों के पुराने सूने पड़े हुए महलों को। एक क्षण में सृष्टि के आरंभ से आज तक के व्यक्ति के जीवन से मृत्यु तक का और विश्व के पतन एवं उत्थान का इतिहास उनकी आंखों में घूम गया। एक क्षण तक वे कुछ भी न समझ पाए कि उस युग के एक महान सम्राट आज भी अभी इस युग में विचरण कर रहे हैं। सारी सृष्टि अपनी कील पर एक पूरा चक्कर लगा गई और अखिल ब्रह्मांड उनकी आंखों के सामने ही कई बार अपनी पूरी शक्ति से औंधा होकर सीधा हो गया। तब उन्हें एक क्षण को, सिर्फ एक क्षण भर को इस नाशवान मानवीय जगत का स्मरण और संसार की असारता का ख्याल हो आया था और तभी इस विषय पर उन्होंने कविता लिखी थी, जो आज भी इस मंदिर के शिलाखंड पर ज्यों की त्यों अंकित है। यह सब एक निमिष भर में हो गया और फिर तो सम्राट सम्राट थे और संसार संसार। लेकिन मानवीय इतिहास का यह वह महान क्षण था जिससे संसार के इतिहास में अनेक आश्चर्यजनक परिवर्तन हुए हैं। एक जमाने के राजकुमार सिद्धार्थ को युग युगांतर का महात्मा बुद्ध बना दिया और इसी नाते जो मानव हृदय के इतिहास में स्मरणीय रहेगा। हाँ, तो आजकल यहाँ शिवालय है। यह पहाड़ी के एक ऐसे भाग में बना है जिसकी एक ओर ऊंचा शिखर और दूसरी तरफ भयानक गड्ढा है। इस मंदिर के बीच से होकर एक सुंदर प्राकृतिक झरना है जिसका पानी निरंतर शिवलिंग पर अभिषेक करता रहता है और गड्ढे से बहता रहता है। सागर तालाब के सामने वे जो दो इमारतें दिख रही हैं, वे शहजादों को दूध पिलाने वाली दाइयों के महल दाई महल है। यही वह स्थान है जहां सागर तालाब की पाल पर खड़े होकर पुकारने पर 2 बार प्रतिध्वनि होती है। जिस तरह आईने में हम अपना सच्चा स्वरूप दर्शन होता है, वैसे ही यहाँ खड़े होकर पुकारने से हम अपना वास्तविक विचार देख सकते हैं। आप कुछ भी बोलिए, बदले में आपको अक्षरशः वही जवाब मिलेगा जो आपका प्रश्न है। मानो प्रश्न और उत्तर का यहाँ कोई भेद नहीं रह गया है। जो प्रश्न है वही उत्तर है। इस नग्न सत्य का प्रथम आभास यहाँ होता है। वहां प्रश्न अनंत में जाकर विलीन नहीं हो जाता, वरन बार बार लौटकर अपने आप से ही समाधान चाहता है। इसके आगे बढ़ने पर मांडव के इतिहास में अपना प्रमुख हाथ रखने वाले बादशाह बाज बहादुर का महल दिखाई देता है। सन 1510 ईस्वी में ये तख्त नशीन होकर अपनी रानी रूपमती सहित यहीं रहते थे। इस महल के उत्तर में वह जो झरोखा है, वहीं बाद में बादशाह जहांगीर ने अपनी सालगिरह का दरबार लगवाया था, जिसमें इंग्लैंड से आए हुए सर टॉमस रो भी उपस्थित थे। जब जहांगीर का सोने चांदी, अशरफी और अन्य पदार्थों से तुलादान कर सब गरीबों में बांट दिया गया, तब अंत में रुपयों का एक ढेर भी लुटवाया गया था। लेकिन सर टॉमस रो को अन्य दर्शकों के साथ उसे लूटने में कुछ शर्म और हिचकिचाहट मालूम हुई थी। सुनते हैं, उसे देखकर स्वयं जहांगीर ने हुक्म देकर उनकी पैंट की दोनों जेबें रुपयों से भरवा दी थी और उसके बाद तो ये जेबें इस तरह भरती गईं कि आज तक भी खाली नहीं हो पाई हैं। इस तरह यह जलसा समाप्त हुआ। यह शाही ढंग से बना हुआ महल सचमुच यहाँ की भव्य दिव्य इमारतों में से एक है।
इससे भी आगे मांडव की एक सबसे ऊंची पहाड़ी पर रानी रूपमती का महल स्थित है। आपको यह याद होगा, अपने नृत्य, गायन और रूप में अद्वितीय रानी रूप ने प्रतिदिन नर्मदा दर्शन और नर्मदा स्नान की शर्त पर ही महान बलशाली राजा बाज बहादुर से विवाह किया था और रूप के चरणों में समर्पित बाज ने उसे पूरा कर दिखाया। सुनते हैं, इस महल की तलहटी में स्थित रेवा कुंड में नर्मदा का जल आता था और इसी ऊंची सी पहाड़ी पर स्थित इसी महल से नर्मदा दर्शन तो आज भी कोई भी यात्री आसानी से कर सकता है। यह इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ के सामने का मैदान ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वायुयान से लिया गया चित्र हो। चटाईनुमा खेत, स्लेट पर खींची लकीरों की तरह नदियों और बच्चों के खेलने के मिट्टी के घरों से ग्राम, यह सब देखने की वस्तुएं होती हैं। एक और पीछे विशाल प्राकृतिक दृश्य और दूसरी ओर मांडव के भग्नावशेष। सब इन्हीं दो स्थानों के साथ विंध्य की सबसे ऊंची चोटी पर ऐतिहासिक रूपमती के किले और मानव हृदय के इतिहास की दृष्टि से प्रेम की महत्ता सिद्ध करने वाली रूप की कथा के बीच सबसे अलग, सबसे ऊंचे और सबसे सुंदर स्थान पर मैं आपसे विदा लेता हूं। तो आपने मांडव ललित निबंध पंडित रामनारायण उपाध्याय जी द्वारा रचित सुना। विंध्य की पहाड़ी पर स्थित मांडव न सिर्फ अपनी ऐतिहासिकता के कारण वरन अपनी प्राकृतिक छटा एवं हिंदू मुस्लिम एकता को दर्शाती पुरातात्विक इमारतों के कारण भी प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक नगरी मांडव, जो कि धार जिले में, मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जो कि विंध्य की गोद में अनेक सुंदर तालाबों तथा वृक्षों के प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में स्थित है। यह बहुत ही सुंदर एक चित्रात्मक निबंध था। तो आज के लिए इतना। अगले विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।